हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पेंशन स्कीम्स क्या होती हैं, कैसे एक पर्सन अपनी लाइफ में रिटायरमेंट प्लान करता है और ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जो उन्हें रिटायरमेंट प्लान करने में हेल्प करती है, चाहे वो यूलिप हो, ईपीएफ हो, पीपीएफ हो या फिर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उनमें कैसे वो इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक पर्सन की लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी उस लाइफ की प्लानिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होंगे। तो ऐसे टाइम पे हम अपना खर्चा किस तरीके से चलाएंगे, जो हमारे डेली बेसिक के एक्सपेंसेस होते हैं या फिर मेडिकल बिल्स हो सकते हैं या फिर और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हम कैसे प्लान करेंगे। और यही सब प्लानिंग करनी होती है रिटायरमेंट के अंदर, यानी कि उसके लिए हम अपना पैसा जब बचा के चलते हैं जब हम कमा रहे होते हैं, यानी कि अपनी इनकम का मान लेते हैं मिनिमम 10% जो है वो हम इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी अर्निंग के स्टार्टिंग स्टेज से ही, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो पाए या फिर एक हम रिटायरमेंट अच्छा प्लान कर पाए अपना, ठीक है, ताकि हमारा जो रिटायरमेंट है वो अच्छे तरीके से निकले, हमारा जो वो स्टेज है लाइफ का वो काफी बेहतर तरीके से निकले। उस चीज के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो काफी क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ठीक है, जहां पे हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, या फिर यूलिप क्या होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीटली डीप में बात करने वाले हैं। तो पहले तो समझते हैं पेंशन प्लान का मतलब ही क्या होता है। तो पेंशन स्कीम्स ऑफर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कवर। अब जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उसमें आप दोनों चीजें प्लान कर सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट भी और दूसरा इंश्योरेंस कवर भी, यानी कि हमें इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, साथ साथ हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोनों बेनिफिट हमें क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो बाय इन्वेस्टिंग रेगुलरली, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं रेगुलरली इन पेंशन प्लान के अंदर एक्यूमुलेट अ लार्ज सम ओवर टाइम, तो लॉन्ग टर्म में ना वो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, अच्छी खासी वेल्थ बन सकती है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम प्लान करते हैं उसे, यानी कि आज से 30 साल बाद 35 साल बाद, ठीक है, क्योंकि हम इसे अर्ली स्टेज में ही बाय कर लेते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो दिस विल बी एंश्योर स्टडी रिटायरमेंट इनकम। तो इससे क्या होती है, जो हमारी रिटायरमेंट इनकम है वो एक अच्छी खासी बन जाती है। द पीपीएफ इज अ पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान। जो पीपीएफ होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान होता है इन इंडिया। अर्ली रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस प्रोड्यूस अ फंड्स टू हैव फाइनेंशियली स्टेबल गोल्डन फ्यूचर। और इस तरीके से हम जो है ना अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल स्टेबल बना लेते हैं या फिर एक अच्छा फ्यूचर बना लेते हैं। कंपाउंडिंग कैन हेल्प आवर रिटायरमेंट प्लान बीट इन्फ्लेशन। और यही नहीं, जो कंपाउंडिंग होती है ना वो इस चीज में हेल्प करती है हमारी, यानी कि हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती है, जिस तरीके से हम जो है इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब हम पेंशन स्कीम्स की बात करते हैं दोनों तरीके बेनिफिट मिलते हैं। एक तो इंश्योरेंस मिल गया कि कल को कुछ भी होता है हमें तो हमारी फैमिली को कवर मिल जाएगा एक अमाउंट तक का। दूसरा, अगर हम जिंदा रह गए तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ मिल जाएगी जो हमारे रिटायरमेंट को क्या कर देगी, बहुत ज्यादा इजी कर देगी। हमारे खर्चों के लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये सब बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए, पेंशन स्कीम्स के जरिए। लेकिन उसके लिए अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू कर देंगे ना उसका बेनिफिट उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे किया, डिस्कस कर लिया। इसके बाद और हाँ एक बात और की, वो क्या कि पीपीएफ जो है ना वो सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है, सबसे पॉपुलर सोर्स होता है किस चीज का, रिटायरमेंट का इंडिया के अंदर। क्योंकि पीपीएफ क्या होता है, डीप में बात करूंगा अब इसके बारे में, वैसे चलो डिस्कस कर लेते हैं इसे। एक तरह से इसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी कि जहां पे ना दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। जनरली जब कोई पर्सन
या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी से कुछ पैसा जो है ना डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनकी जो सैलरी है उससे कुछ पैसा डिडक्ट हो गया, उसे कहाँ इकट्ठा करते रहते हैं, पीएफ में, यानी कि प्रोविडेंट फंड में। उसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो उस पर्सन का कंट्रीब्यूशन जिस पर से उनकी सैलरी कट रही है, दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एम्प्लॉयर का, जिसके वहां पे वो काम कर रहा है, और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और लॉन्ग टर्म में वहां पे एक पैसा इकट्ठा होता रहता है जो रिटायरमेंट प्लान करने में काफी अच्छा होता है। या फिर अगर मान लेते हैं कि कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया या फिर कोई ऐसी दिक्कत हो गई जब आपको फाइनेंशियली उस पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप वहां पे अप्लाई करके उस पैसे को निकाल सकते हो और अपना जो भी फाइनेंशियल बर्डन आया है या फिर कोई काम आया फाइनेंशियली, उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उस चीज के लिए वो पैसा जो है ना, वो सेविंग जो है वो होती रहती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पीपीएफ जो है ना, वो इंडिया में एक बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर सोर्स है पैसे को सेव करने का। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स को, कि पेंशन प्लान के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। जिसमें पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस बोलते हैं इसे, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, विड्रॉ 60%, यानी कि यहाँ पे आप जो है ना वो 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कॉर्पस मिल जाएगा, क्योंकि पैसा जो है आपका यहाँ पे इक्विटीज, डेट फंड्स में क्या होता है, इन्वेस्ट होता रहता है, यानी कि अलग अलग स्कीम्स में गवर्नमेंट की अलग अलग एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। फिर उससे रिटर्न्स भी मिलेंगे आपको और वो पैसा क्या होगा, कंपाउंड भी होगा, जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकता है। और रिटायरमेंट के टाइम पे आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ 60% एट रिटायरमेंट एंड यूज रिमेनिंग 40% टू बाय एन एन्युटी, यानी कि 40% को वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी एन्युटी फंड में और रिटायरमेंट प्लान में, ऑफरिंग पीरियोडिक इनकम, ताकि आपकी एक पीरियोडिक इनकम वहां से क्या होती रहे, बनती रहे। यानी कि मंथली बेसिक पे तो आप इनकम निकालोगे ही निकालोगे, साथ साथ 60% आप लमसम में अमाउंट निकाल सकते हो। और उसे, और मेरा मानना तो है कि अमाउंट ऐसे निकालना ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक चीज यूज करनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से SWP, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, कि आप हर मंथली वहां से कुछ ना कुछ पैसा निकालते रहोगे, ठीक है, और बाकी पैसा हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट में ही पड़ा रहेगा और उससे रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। और जो हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से जो भी अमाउंट आ रहा है मंथली खर्चे के लिए, उस पर आपके खर्चे भी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं टूटती है, आपके खर्चे भी बंद नहीं होते। तो ये भी एक अच्छा प्लान होता है, जैसे SIP होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे ही SWP भी काफी अच्छा है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं इसे। इसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। अब PPF समझते हैं, जो काफी फेमस है। तो PPF इज अ 15 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये 15 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग इज ट्रेमेंडस, तो जिसकी वजह से जो इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, पर्टिकुलरली टुवर्ड द कंक्लूजन ऑफ टर्म, खासकर जब हम टर्म की बात करते हैं। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर इक्विटीज में बात करते हैं, अलग एसेट क्लास के अंदर बात करते हैं, तो हमें कंपाउंडिंग होने के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू हमेशा लॉन्ग टर्म में ही नजर आता है। तो इसलिए जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट मिलने वाला होता है हमें उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। वही चीज यहाँ पे है। तो PPF हमारे पास एक अच्छी स्कीम है, और खासकर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म तक लेके जाए तो। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, EPF बोलते हैं इसे, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, EPF इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग्स व्हीकल फॉर सैलरीड वर्कर, ये सैलरीड वर्कर्स के लिए है, बोथ यू एंड योर एम्प्लॉयर, जहां पे कोई भी पर्सन हो जो एम्प्लॉई है और कोई पर्सन जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं, वो भी इक्वली एक EPF अकाउंट में, जिसे एक सैलरीड पर्सन या फिर एम्प्लॉई किसी भी फाइनेंशियल क्रंच में तो यूज कर ही सकता है, या फिर अगर उसने लॉन्ग टर्म तक उसे कंपाउंड होने दिया तो वो अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकता है उन पैसों से, इतना पैसा वो हो जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा हमारे फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एनवीटी प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज। हम एनवीटी प्लान भी ले सकते हैं, वो भी इंश्योरेंस कवरेज के साथ, कि आपने कोई भी एनवीटी प्लान बाय कर लिया जहां पे आपका पैसा अलग एसेट क्लास यानी कि इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब दोनों जगह डाइवर्सिफाई किया जाता है। कुछ पैसा लगेगा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, कुछ पैसा लगेगा रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि इक्विटीज वगैरह हो गई, ताकि आपका पैसा जल्दी से कंपाउंड हो, आपको रिटर्न ज्यादा मिले। और सेफर इंस्ट्रूमेंट पैसे से लगता था कि वो हेज करने के लिए होता है पोजीशन को, ताकि एक रेगुलर रिटर्न्स तुम्हें क्या होते रहे, मिलते रहे। वही चीज यहाँ पे है, एनवीटी प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का कवरेज तो हमें मिलता ही साथ साथ। तो दो होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है डेफर्ड एनवीटी
दूसरा इमीडिएट एन्युटी, दो हो गई। अब डेफर्ड एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी को समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं डेफर्ड एन्युटी की, इस बात का मतलब क्या है कि वो आपकी चॉइस है कि आप जो पेमेंट है वो वन टाइम में कर रहे हो, यानी कि सिंगल प्रीमियम में पूरा पैसा भर दिया, या फिर आप एक तरह से मंथली प्रीमियम्स पे कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है। जो हम बात करते हैं इमीडिएट एन्युटी की, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इकट्ठे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर मतलब लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फिर वहां से हमें रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो दोनों ही प्लान जो है काफी बेहतर है एन्युटी के। तो ये हमने बात की किसकी, एन्युटी की। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्लान की तरफ। ऐसा सॉरी, पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके फिर पढ़ेंगे ड्यूलिप प्लान को। पहले बेनिफिट समझो, बेनिफिट ऑफ पेंशन स्कीम। तो पहला बेनिफिट क्या आया, गारंटीड पेंशन एंड इनकम, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको गारंटीड एक अच्छे रिटर्न्स देखने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा क्या होता है, गारंटीड इनकम देखने को मिलती है, यानी कि फ्यूचर में जब हम रिटायर होंगे या फिर हमारे पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं होगा तो हम यहाँ से अपना पैसा यूज कर सकते हैं, यहाँ से अपना पैसा निकाल के वो यूज कर सकते हैं। जनरली लोग सेविंग करते ही इसलिए हैं कि वो लॉन्ग टर्म में चाहे तो अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि बहुत से लोग हैं ना, ठीक है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज की वजह से, क्योंकि उनकी अलग अलग ईएमआई चल रही हैं, अलग अलग खर्चे चल रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपनी जॉब को परस्यू करना पड़ रहा है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन कामों को करना नहीं चाहते, उनसे बोर हो चुके हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इन सब कामों के लिए क्या चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा, पैसा चाहिए। तो वो फ्रीडम कहीं ना कहीं उन्हें ये पैसा देता है जो उन्होंने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रखा है। इसलिए कहते हैं कि इनकम या फिर पैसा सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फ्रीडम देगा पैसों से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको क्या देगा, और ज्यादा फ्रीडम देगा। तो ये दोनों बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गारंटीड पेंशन और इनकम। इसके अलावा दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी। भाई जो पेंशन स्कीम्स होती है या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट देखने का मौका मिल जाता है, यानी कि एटीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। अब हाई लिक्विडिटी यानी कि आप जब चाहो अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, हाई लिक्विडिटी। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तो ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिनका फायदा हमें यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि यूलिप क्या होता है। तो यूलिप भी एक तरह से इंश्योरेंस प्रोग्राम ही है जहां पे दोनों बेनिफिट मिलते हैं। आपको इंश्योरेंस की कवरेज मिल जाएगी, दूसरा हमारा पैसा इन्वेस्ट भी होता रहेगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी देके जाएगा, या फिर हम उस पैसे से अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये दोनों बेनिफिट हमें कहाँ मिलते हैं, यूलिप के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूलिप क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा पैसा अलग अलग एसेट क्लास, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इक्विटीज हो, डेट फंड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, अलग अलग जो भी एसेट क्लास है वहां पे हमारा पैसा लगता ही है। वो डिपेंड करता है हमारे एज पे, यानी कि एज पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि वो सेफर इंस्ट्रूमेंट भी लगाया जा सकता है और रिस्क एपेटाइट देख के ही लगाया जाता है एक पर्सन की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने इसमें आपको इसी समझाई थी, पर्सन की एज पे डिपेंड करता है उसे पैसा कहाँ लगाना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं मैं अपनी अर्ली एज में हूँ, मैं 25 ईयर्स का हूँ, तो मैं अपना चाहूँ तो रिस्क एपेटाइट इंक्रीज कर सकता हूँ। मतलब मैं अपना पैसा, मेरा मन करे तो मैं इक्विटीज में लगा रहा हूँ और मेरा मोस्टली पैसा इक्विटीज में लगेगा, 75% दे रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों का रिस्क एपेटाइट कम होता रहता है, लोग स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो ऐसे केसेस में लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करते, वो सेफर इंस्ट्रूमेंट यानी कि डेट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गई, इन जगह वो पैसा लगाते हैं ताकि वहां पे उन्हें क्या मिल सके, स्टेबल रिटर्न्स मिल पाए। तो ये चीज होती है। तो टाइप्स ऑफ यूलिप देखते हैं। इक्विटी फंड हो गया इसके अंदर पहला टाइप, मतलब आपका सारा पैसा कहाँ लगा रहा है, कहाँ लग रहा है, इक्विटीज में लग रहा है। अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदने में वो पैसा क्या हो रहा है, लगाया जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी फंड्स। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इनकम फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड बॉन्ड फंड्स, यानी कि इनकम पे लग रहा है वो पैसा, सॉरी इनकम मिल रही है आपको वहां से, फिक्स इंटरेस्ट मिल रहे हैं एंड बॉन्ड फंड्स। तो ये हो गया, ठीक है, मतलब आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी, आप रेगुलर इनकम भी निकाल पाओगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है आपको और बॉन्ड फंड्स भी मिल रहे हैं। तीसरा, कैश फंड्स। कैश फंड्स यानी कि एक तरह से ये मान लो आप यहाँ पे कि एक तो हाई लिक्विडिटी रहेगी,
ठीक है। और मतलब जब मर्जी आप चाहो तो उसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, वो आपके लिए है। ऊपर ही वो पॉइंट था हमारे पास क्या कि ज्यादातर पेंशन स्कीम्स में लिक्विडिटी अच्छी रहती है, पर ध्यान रखना जब हम यूलिप की बात करते हैं तो इंश्योरेंस प्रोग्राम में एक रूल होता है कि आप स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो लॉक इन पीरियड के अंदर होगा। 5 इयर्स के बाद जो है ना लिक्विडिटी आती है पैसे के अंदर, तभी आप अपने पैसे को कर पाओगे, निकाल पाओगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, बैलेंस्ड फंड्स आर द मोस्ट स्टडी एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिंस दे डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट। जो बैलेंस फंड होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये जरूरी पता है क्यों होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफर इंस्ट्रूमेंट और रिस्क एपेटाइट देख के पैसा लगाते हैं, यानी कि जहां पे दोनों चीजें खरीदी जाती हैं, इक्विटीज भी ताकि रिटर्न्स अच्छे मिले, और कहीं ना कहीं सेफ रखने के लिए डेट्स में ही पैसा लगाया जाता है, बॉन्ड्स में ही पैसा लगाया जाता है, ताकि जो पैसा है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जनरेट करता रहे। तो वही होता है हमारा बैलेंस्ड फंड, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखी जा सकती है, पैसा जो है जनरली डूबता नहीं है, और एक सेफर इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। और डाइवर्सिफाई करेंगे तो मौका मिल ही रहा है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल एसेट क्लास में लगाया जा रहा है। तो दे इट इन्वेस्टमेंट्स प्रोपोर्शनली इन हाई। तो अब यहीं पे देखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिंस दे डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट दे इट इन्वेस्टमेंट्स प्रोपोर्शनली इन हाई रिस्क इक्विटीज। तो यानी कि वो प्रोपोर्शनली पैसा लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई 50% पैसा लगा लिया हाई रिस्क इक्विटीज में, और बाकी का 50% कहाँ पे लगा दिया, लो रिस्क फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि पोर्टफोलियो क्या कर दिया आपका, डाइवर्सिफाई कर दिया। 50% को लगा दिया हाई रिस्क में ताकि ज्यादा रिटर्न जनरेट किए जा सके, और 50% लगा दिया सेफर इंस्ट्रूमेंट में ताकि आपका आधा पैसा क्या रहे, सेफ रहे, और यही नहीं आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जनरेट करता, आपके लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेट करता रहे। तो ये दोनों बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं, इस डाइवर्सिफाइड फंड में मिलते हैं, बैलेंस्ड फंड में मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, यूलिप के, और भी दुनिया भर के यूलिप के एग्जांपल्स होते हैं। यूलिप में हमें इंश्योरेंस पता क्यों मिलता है, क्योंकि यूलिप में हम जो भी अमाउंट देते हैं ना उसका कुछ पैसा, जैसे मान लेते हैं कि आप 1000 रुपए दे रहे हो, तो सिर्फ आपका 10% पैसा तो लगा देंगे आपके मोटरिटी चार्जेस के अंदर, जहां से आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा 100-150 रुपए, और बाकी तो आपका 900 रुपए वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो इसी को बोलते हैं एक तरह से क्या, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या आता है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहला टू फंड चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी कि आप अपने चाइल्ड की एजुकेशन को यहाँ पे फंड कर पाओ, यानी कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर आपके चाइल्ड को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, विदेश में जाने का मौका मिल रहा है, फॉरेन में स्टडी करने का मौका मिल रहा है, या फिर किसी अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एजुकेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, अगर आपको अच्छी जगह से लेना है तो, ठीक है। तो फिर उसके लिए फंड करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, पैसा होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से पूरा हो सकता है, हम अपनी उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के उस एजुकेशन को फंड कर सकते हैं। दूसरा, टू डेवलप अ कॉर्पस ऑफ फंड्स, भाई हम जो है वो एक कॉर्पस ऑफ फंड्स को कर सकते हैं, डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, यूलिप्स बेस्ड अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। अब समझते हैं, तो यूलिप्स बेस्ड अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, कौन कौन से यूलिप है जहां पे हम एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। पहला, लाइफ स्टेज बेस्ड वर्सेस नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड। अब ये समझते हैं, देखो लाइफ स्टेज बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी समझाया कि एज के अकॉर्डिंग लोगों का रिस्क एपेटाइट होता है, और ये हमेशा ये बात बोली जाती है, एक सिंपल सा रूल होता है जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसकी जो भी एज है, उसे उतना पैसा लगाना चाहिए डेट फंड में, बाकी पैसा जो बच गया परसेंटेज का वो कहाँ लगा देना चाहिए उसको, इक्विटीज में या फिर हाई रिस्क एसेट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो 20 साल का है, तो भी वो यंग एज में, उसके अंदर रिस्क एपेटाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसे अपनी इनकम का सिर्फ 20% डेट फंड में लगाना चाहिए जो हाई लिक्विड हो, जिसे जब मर्जी निकाला जा सके, और बाकी 80% कहाँ लगाना चाहिए, इक्विटीज में लगाना चाहिए। लेकिन वहीं पर कोई पर्सन रिटायर हो चुका है, 60 का है, 70 का है, तो उसके लिए तो भाई जो पैसा उसने बचा रखा है वो जरूरी है। अगर वो पैसा खो जाता है या फिर कहीं चला जाता है तो भाई वो अपने खर्चे कहाँ से करेगा। तो ऐसे केसेस में उसके लिए बहुत जरूरी है वो अपने इस पैसे को संभाल के रखे, संजो के रखे। अब वो कैसे होगा, जब वो मान लेते 60 साल का है तो उसे 60% पैसा जो है ना वो कहाँ लगाना चाहिए, डेट फंड में, और बाकी 40% लगाना चाहिए कहाँ पे उसे, दूसरे सेफ इक्विटीज वगैरह में वो लगा सकता है बाकी 40%, यानी कि एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइफ स्टेज बेस्ड वर्सेस नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, गारंटी एंड नॉन गारंटी, यानी कि गारंटी क्या है और नॉन गारंटी यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में हम कर सकते हैं।
ठीक है। इनके रिटर्न दो तरह के होते हैं, गारंटी और नॉन गारंटी। और हाँ, जो ये बात की ना नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्टेज लाइफ का मैटर करेगा ही नहीं, लाइफ के स्टेज से पोर्टफोलियो को रिलेशन नहीं है। आपने पहले डाइवर्सिफाई कर रखा है कि भाई मेरा 50% पैसा इक्विटी में लगना चाहिए जो कि हाई रिस्क हो सकते हैं, और 50% बाकी सेफर इंस्ट्रूमेंट में जहाँ से आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो इसे बोलते हैं नॉन लाइफ स्टेज बेस्ड फंड। दूसरा गारंटी और नॉन गारंटी फंड्स। गारंटी फंड्स आपको बिल्कुल बता के चलें कि भाई आपके रिटर्न्स क्या रहेंगे, आपको इंटरेस्ट क्या मिलने वाला, जैसे एफडीज होती हैं वहाँ पे गारंटी होती है ना कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। नॉन गारंटी पे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएशंस होती रहती है, रिस्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपने प्रीमियम क्या किया, एक बार पे कर दिया, फिर आप उसे अगर हो काम चला रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल प्रीमियम, ठीक है। कि भाई आपने एक बार प्रीमियम भर दिया और आपका काम खत्म हो गया, पेमेंट टर्म सिर्फ सिंगल प्रीमियम का था। एक होता है कि भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि किसके पास कितनी वेल्थ है, किसी को कितना अमाउंट है। अगर मान लो किसी के पास सिंगल प्रीमियम भरने के लिए पैसा ही ना हो, तो लमसम में अमाउंट हो ही ना इकट्ठा, तो उसको रेगुलर प्रीमियम का वो पार्ट बन सकता है, यानी कि वो रेगुलरली प्रीमियम अपनी पे कर सकता है अपनी इनकम के हिसाब से। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट को हम यहाँ पे प्लान भी कर सकते हैं, ठीक है, टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या आता है, टू मीट मेडिकल और पर्सनल इमरजेंसीज, यानी कि हम जो है उस पैसे से अपने ऐसे कुछ क्रूशियल या फिर क्रिटिकल एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हों, चाहे वो पर्सनल इमरजेंसीज हों, इन सब के लिए भी हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए तुम यूज कर ही पा रहे हो उस पैसे को। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो हमें अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देंगे और हम उसे यूज भी कर पाएंगे अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पेंशन स्कीम समझ में आ गया और यहाँ पे आपको यूलिप के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट होती है वो भी समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो गया हो, सेम एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ठीक है, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।